हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि सैनिक स्कूल का जो पहला सीरीज था यानी एनटीए ने सैनिक स्कूल के फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ एक चीजें हैं वो याद रखनी है। सबसे पहली चीज है आपकी तैयारी जो है, बच्चे की तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। उसके लिए बॉर्नवीटा तो पिलाना पिलाना है, साथ में उसकी तैयारी जो है वो अच्छे से करवानी है। उसके लिए सबसे पहले आपने हमारा जो फ्री में जो हमारा यूट्यूब कोर्स है वो देखना है। अगर आप और अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप कोर्स कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो कि रिवीजन क्लासेस चल रही पूरे 1 महीने की, वो हम लोग करा रहे हैं, उस पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप सभी के सामने आया हूं, फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्या क्या फॉर्म में गलतियां आप ना करें और क्या क्या सही तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ साइबर कैफे के हवाले फॉर्म करना इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। ठीक है, आपने अपने फ्यूचर, बच्चे का जो फ्यूचर है वो साइबर कैफे वाले के हाथ में नहीं थमा देना है, वहां पे बैठ के फॉर्म को अच्छे से भरवाना है। सबसे पहला जो फॉर्म है वो कब आया था, तो 24 को बेटा फॉर्म आया था। ठीक है, और 24 को जब फॉर्म आया था, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 13 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आपने 13 जनवरी का इंतजार नहीं करना है, फॉर्म को एटलीस्ट 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के आसपास इसको फिलअप कर लेना है। ये बात आपने अच्छे से समझनी है। अब सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि फॉर्म कब आया था। अब फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसमें हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकेंगे, ये एनटीए का पोर्टल है जो आपने ओपन अप करना है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस, 3 स्लॉट्स में ये फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और स्टेप थर्ड जो है वो पे एग्जामिनेशन फीस भरना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आप 2 करते थे और तीसरा वाला आप सोचते हैं कि मैं बाद में करूंगा, और इसी चक्करों में आपका जो फीस वाला जो एरिया है वो अनफिल हो जाता है, और इससे क्या होता है, इससे आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे पहले अगर आप सबसे नए कैंडिडेट हैं, मतलब आपने आज तक एनटीए में रजिस्टर नहीं करा है, तो आपने क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको देखो, यहां पे कुछ एक बुलेटिन है। सबसे पहले तो यहां पे आपको बुलेटिन में इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपका फॉर्म आया है http://exams.nta.ac.in AISSC। ठीक है, यहां पे आपका फॉर्म आया हुआ है। यहां पे आपको याद रखना है कि 2 कैटेगरी है। ठीक है, 2 में से जनरल, ओबीसी या फिर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, जिनकी 800 रुपए फीस है, और एससी और एसटी की जो है वो 650 रुपीज जो है वो फीस है। तो अगर हम फीस वाइज कहें तो 2 कैटेगरी है, जिसमें 800 रुपए सिर्फ जनरल, ओबीसी और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए, और एससी और एसटी के लिए जो फीस है वो थोड़ी सी कम है, 650 रुपीज। अंडरस्टेबल। अब चलते हैं आगे। अब जो 6th का है, 6th का जो एज क्राइटेरिया है वो आपका बच्चा जो है वो 2013 से 2015 के बीच में होना चाहिए। इससे आप देख सकते हैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, वो है ईयर। ईयर इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपका जो है ये जो ईयर है और ये ईयर है, ये आपने याद रखना है। ये है मार्च और ये है आपका अप्रैल। ठीक है, तो आपका बच्चा जो है वो 1 अप्रैल 2013 के से 31 मार्च 2015 के बीच में बॉर्न हुआ होना चाहिए। तो आप यहां पे कंप्लीटली देख सकते हैं कि 2 साल का जो है वो ईयर गैप है। ठीक है, तो 10 से 12 साल फॉर क्लास 6 जो है वो होने वाला है। ठीक है, अब अभी कई लोग क्या करते हैं, 1 जनवरी से इसको काउंट करते हैं। नहीं, 1 जनवरी से काउंट नहीं होता है। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो काउंटिंग डेट होगी वो होगी 31 मार्च से। अंडरस्टेबल या नॉट अंडरस्टेबल? आपको लग रहा होगा मेरे बच्चे के पास चांस है, क्यों? क्योंकि आप जनवरी से काउंट कर रहे हैं, बट आपने काउंट कहां से करना, काउंट आपने करना है मार्च से। ये बात आपने अच्छे से ध्यान में देनी है। ठीक है, दूसरी चीज, क्लास 9th के लिए यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है। क्लास 9th के लिए जो है वो 1/4, यहां पे आप देख सकते हैं 1/4/2010 से 2012 जो कि 31 है। सेम डेट सेम है, सिर्फ ईयर में जो है वो चेंजेस है। यहाँ 2010 से 2012 है, यानी 13 से 15 साल के बच्चों के लिए जो है वो एलिजिबल है। अब दूसरी चीज, अभी क्लास 6 के लिए आपका क्लास 5 वाला बच्चा भी भर सकता है, क्लास 4 वाला भी बच्चा भर सकता है। लेकिन आपने एक चीज ध्यान देनी, इसमें ध्यान क्या देने वाली बात है, ध्यान देने वाली ये बात है कि 4th क्लास का बच्चा तभी भर सकता है जब वो इस एज ब्रैकेट में आ रहा है।
ठीक है। अगर वो 9 साल का है और फोर्थ क्लास में, तो वो नहीं भर सकता है। अगर वो 11 साल का और फोर्थ क्लास में, तो वो उस फॉर्म को फिल कर सकता है फॉर क्लास 6। लेकिन क्लास 9 के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। यानी क्लास 9 के लिए आपका बच्चे को क्लास 8 पास होना बहुत बहुत कंपलसरी है। अगर वो क्लास 8 में पास नहीं हुआ है, तो वो फॉर्म भरने लायक नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकता है। अगेन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 7th वाले भी क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन 7th वाला फॉर्म नहीं भर सकता। हालांकि क्लास 9th वाला फिल कर सकता है, इवन क्लास 10th वाला भी फिल कर सकता है अगर वो इस एज ब्रैकेट में आ रहा है। लेकिन क्लास 8th जो है वो पास होना बहुत ही जरूरी है, ये बात आपने याद रखना है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसी पे पूरा टिका हुआ है आपके बच्चे का सिलेक्शन। क्योंकि बिना एप्लीकेशन और पासवर्ड के तो आप सेलेक्ट हो या नहीं वो कैसे देखेंगे, इवन एडमिट कार्ड ही कैसे निकालेंगे। तो आपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को अपना जो लॉकर है ना, जहां आपने सोने के हीरे जवाहरात रखे हुए, उसमें ही लॉक कर दीजिएगा। क्योंकि हीरे जवाहरात तो दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर 1 साल गया तो फिर वो एप्लीकेशन नंबर अगर खो गया तो फिर वो नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप एक बहुत ही सेफ जगह से रखिए, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन और पासवर्ड के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ लेते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, स्कैन फोटोग्राफ थंब सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, पीडीएफ आपने अपलोड नहीं करनी है, यहां पे साफ साफ लिखा है कि फोटोग्राफ का क्या होना चाहिए, यही फॉर्मेट होना चाहिए, या तो जेपीजी में होना चाहिए या जेपीईजी में। अगर आप पीडीएफ अपलोड करेंगे तो उसको जो है पहले तो वो लेगा नहीं, और अगर वो उसने ले भी लिया है कंप्यूटर ने, तो उसको बर्खास्त कर देगा। तो इसी फॉर्मेट में उनको चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी। दूसरा, साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 केबी, 10 केबी से 200 केबी के बीच में जो है स्कैन फोटोग्राफ की जो है वो साइज होनी चाहिए। हर पिक्चर की, हर फोटो की एक साइज होता है, इससे ज्यादा साइज का नहीं हो सकता है। अगला है, साइज ऑफ स्कैन थंब शुड बी बिटवीन 3 केबी टू 30 केबी। जो अंगूठे का जो स्कैन है वो 3 केबी से 30 केबी, मतलब फोटो से डेफिनेटली बहुत कम है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर है, साइंड ऑफ स्कैन सिग्नेचर जो है वो 4 केबी से 30 केबी के आसपास होना चाहिए, और ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, समझ आया। अगला है, साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी 50 केबी टू 310 केबी। जो भी आपका सर्टिफिकेट्स आप यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफेंस पर्सनल है, तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट है वो आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी SC ST का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो आपने अच्छे से यूज करना है। तो उसके लिए जो है उसका जो साइज है वो 50 केबी से 300 केबी तक होना चाहिए। अंडरस्टेबल या नॉट अंडरस्टेबल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आपका एग्जामिनेशन फीस के पोर्टल में जाओगे आप लोग, और वहां पे आप लोग फीस सबमिट कर सकते हैं। फीस सबमिट करने के अलग अलग तरीके, आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से फीस के पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से फीस पे कर सकते हैं, यूपीआई से भी फीस पे कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम की सर्विसेज से भी फीस पे कर सकते हैं। इसमें आपके प्रोसेसिंग चार्ज या फिर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा, जो आपको खुद देना पड़ेगा। हो सकता है फीस में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हो सकता है 20-30 रुपए, वो डिपेंड करता है। वहां पे जीएसटी का जो है वो चार्ज लगेगा, और वो आपने अपनी जेब से भरना है, उसको कमीशन नहीं फील करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें इतना कुछ खास है नहीं। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना, आपने इसको आपने प्रोसीड करना है। अच्छा, और प्रोसीड के बारे में हम लोग करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा बहुत पासवर्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो, पासवर्ड जो है, पासवर्ड में आपको यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग का होना चाहिए। मतलब 8, कम से कम 8, मिनिमम 8 होने चाहिए, और 13 कैरेक्टर होने चाहिए। फिर उसके बाद बोलते हैं, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मेरा ये मानना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे का नाम लिख रहे हैं, तो जैसे मेरा नाम पंकज है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, PANKAJ स्मॉल में, और @1 2 3 ऐसा लिख सकता हूं। या फिर आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो राहुल
426 ऐसा लिख सकते हैं, फोन नंबर लिख दीजिए, है ना। तो मतलब आप, या फिर अगर आप नंबर नाम को छोटा करना चाहते हैं, जैसे पंकु@123, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। देखो पी से कैपिटल लेटर भी आ गया, एक स्मॉल लेटर भी आ गया आपके बच्चे का, और इसके अलावा @ आ गया, और साथ में 123 न्यूमेरिक जो नंबर्स है वो भी आ गया। तो ये पूरा का पूरा फुलफिल हो गया, और ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स है, ठीक है। आप इससे ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है कितना आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपने टिक करना, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन ऑफ द AISC बुलेट का मैंने इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लिया, इसको टिक कीजिए और क्लिक हेयर टू प्रोसीड कीजिए। अब सबसे पहले आपका आपका फोटो आईडी का वेरिफिकेशन पूछेगा, तो यहां पे डियर कैंडिडेट काइंडली यूज आधार आइडेंटिटी प्रूफ, सिर्फ और सिर्फ आधार आइडेंटिटी प्रूफ ही आपने यूज करना है, इसके अलावा आपने कुछ और यूज नहीं करना है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आधार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका आइडेंटिटी प्रूफ भी यूज कर सकते हैं, बट आधार जो है वो बेस्ट आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, क्योंकि वो आधार जो है वो आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन ही प्रूफ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आधार ही, अगर आपके पास आधार है तो आप आधार यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे डिजी लॉकर अकाउंट, बट मेरे ख्याल से आप अपने बच्चे का आधार कार्ड, और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना, कैंडिडेट ने अपना आधार कार्ड यूज करना है, ना ही मम्मी का ना ही पापा का। यहां पे आप पेरेंट्स अपना आधार कार्ड यूज नहीं करेंगे। यहां पे जो आधार कार्ड नंबर मांग रहा है वो आपने अपने बच्चे का ही फिल करना है। जैसे ही यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे जनरेट ओटीपी आ जाएगा, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो भी है, तो वहां पे जैसे ये मेरा फोन नंबर है लास्ट का, तो वहां पे एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आपने फिल करना है, और यहां पे क्लिक कर देना कि ये वैलिडेट ओटीपी है। ये बात आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब यहां पे ऐसी जैसी मैंने ये सारी चीजें फिल करी, तो यहां पे मेरा आधार नंबर आ गया, यहां पे कैंडिडेट नेम आ गया, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आ गया, और यहां पे जेंडर आ गया कि मेल है या फीमेल है। ये सारी चीजें अगर आपने गलत भरी तो ये आपकी करेक्शन विंडो में भी ठीक नहीं होंगी। यहां पे जेंडर और कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट नेम जो है, ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, तो ये थी कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई है। अब यहां पे आपके पास और भी चीजें आती है। सबसे पहले अब फॉर्म खुल जाएगा, और फॉर्म में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैंडिडेट का नाम लिखना है। अभी कैंडिडेट का नाम लिखना है, आपको ये बात याद रखना है, आपको आपका जो कैंडिडेट है उसका नाम क्या है, मिस्टर, यहां पे जो भी है, और यहां पे नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद फादर का नाम लिखना है यहाँ पे, फिर मदर का नाम लिखना है, कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है, ईमेल एड्रेस। अभी ईमेल एड्रेस जो है वो आपने बहुत अच्छे से फिल करना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने मर्जी से कुछ भी ईमेल आईडी वो कर दी, बनाई नहीं और ऐसी लिख दिया कि ये बच्चे का नाम लिख दिया और सिर्फ टोटल का पूरा कर दिया और यहां पे लिख दिया। उससे क्या होगा, ऑथेंटिकेशन नहीं आएगा और वहां से आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ऐसी ईमेल एड्रेस अगर आपका नहीं बना है तो आप बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंफर्म ईमेल एड्रेस, दोबारा से आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। इसके अलावा लिंग, मतलब मेल है, फीमेल है, या बच्चा कौन से जेंडर का है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है, और अल्टरनेट, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने जरूर देना है कि अगर आपका फोन नंबर कहीं पे आपको कॉन्टेक्ट किया जा रहा है और आप नहीं कर पा रहा है कमीशन, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर्स के थ्रू जो है वो आपका फिल कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। अब यहां पे प्रीमिसेस, अब यहां पे पता, अभी देखो यहां पे एड्रेस दो तरह के होंगे, एक परमानेंट एड्रेस होगा, एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। परमानेंट मतलब जहां जो आपका एड्रेस, जहां आप आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपके गांव का हो सकता है, जहां पे बच्चा का जो बचपन है वो बीता हुआ है, वो परमानेंट एड्रेस है। और ये जो कॉरस्पॉन्डेंस वाला जो एड्रेस है वो आपने यहां पे फिल करना है जहां पे आप अभी रह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बरेली का हूं और अभी मैं आंध्र प्रदेश में रह रहा हूं, तो जो आपका ये कॉरस्पॉन्डेंस वाला एड्रेस आएगा, यहां पे आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश का एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस में क्या आ जाएगा, आपका बरेली वाला एड्रेस जो है, जो भी आपका जहां पे भी मैं पैदा हुआ वो जो है वो परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। पिन कोड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग पिन कोड गलत लिखते हैं। पिन कोड अगर आप गलत लिखेंगे तो ऑथेंटिकेशन डाटा नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं। अगर आपको अपने एरिया का पिन कोड नहीं पता है तो आप गूगल पे जाके सर्च करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप
कौन से गांव से, जैसे बरेली से, बरेली पिन कोड, अभी बरेली में कौन से एरिया से, तो वो पूरा एरिया आप सर्च करेंगे तो वहां का पिन कोड आ जाएगा। पूरे जिले का आपने नहीं करना, अपने एरिया का जो पिन कोड है वो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंटरनेट से उस चीज को चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले पासवर्ड के बारे में बोल रहे हैं। तो पासवर्ड के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे मैं अभी और ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मदर नेम आपने यहां पे अपना फिल करना है। देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन तब पूछता है जब आपका कुछ एक चीज आप भूल चुके हैं, तो उसके बारे में आपने यहां पे लिखना है। अब आ जाइए यहां पे, देखिए अब फाइनल वाला ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, कैंडिडेट का जो मोबाइल है, पैन कार्ड, ये सब आपने वेरीफाई कर लेना, अच्छे से वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई आपने ढंग से करना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। अगर आप किसी साइबर कैफे वाले से, कई बार क्या होता है साइबर कैफे वाले का नाम अगर मान लो आरव है तो उसका अरुण कर देंगे, है ना, या फिर आरुष है तो उसका कुछ और कर देंगे, ठीक है, रुष कर देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए। उस चीज को आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऑटो करेक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो सारी चीजें आपने ध्यान देनी है। आगे क्या है, यहां पे आपको ये सारा फॉर्म जो है वो आपने फिर टिक करके आगे आई डिक्लेयर कि मैं सही बोल रहा हूं, आपने आगे बढ़ जाना है। चलिए अब आते हैं आगे, आगे हम लोग इसको फर्दर करते हैं, ठीक है। फर्दर में देखिए अभी अगर आप यहां पे देखेंगे तो फर्दर जो चीजें हैं उसमें ईमेल आईडी, पिन कोड, ये सब ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने यहां पे एक बार फिल कर दिया फॉर्मेशन या आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन करी तो आप कभी भी डिमेरिट हो सकते हैं, एग्जाम से आउट हो सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान देना है। आपका बच्चा जो है वो किसी भी टाइम जो है उसको आउट किया जा सकता है। यहां पे आपको बता दिया मैंने, प्रीमिसेस का, लोकेलिटी का बता दिया। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपने ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट मोबाइल्स ये फिल कर देना है। इसके अलावा आपने फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे आपने दो तीन चीजें यहां पे बहुत ध्यान से रखना है। यहां पे आएगा आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप मतलब आपको यहां पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो आइडेंटिटी टाइप है वो क्या है। यहां पे आपका जो है अदर वैलिड, इसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड आएगा या फिर आपका जो भी आपका कैटेगरी है उस चीज का यहां पे आएगा। यहां पे अगला उसी चीज के बारे में पूछ रहा है, कैटेगरी, बच्चे का क्या कैटेगरी है या फिर आपका क्या कैटेगरी। अभी कैटेगरी में चार चीजें हैं। सबसे पहला है या तो आप डिफेंस से बिलोंग करते हैं, या आप जनरल कैटेगरी से फिल कर रहे हैं, या आप SC ST से फिल कर रहे हैं। ये आपकी अलग अलग कैटेगरी है, या फिर आप OBC से फिल कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनने वाली चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप OBC से बिलोंग करते हैं या जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आप उस समय डिफेंस एज द फॉर्म जो है वो आप फिल कीजिए, क्योंकि डिफेंस जब आप लोग फिल करेंगे तो उसकी जो कट ऑफ है वो स्लाइटली कम जाती है इन OBC और जनरल से। OBC जनरल की 265 जा रही है, तो यहां पे डिफेंस की जो है वो कैटेगरी है वो 260 का। मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर आप डिफेंस और OBC दोनों है तो आपने क्या फिल करना है, सिर्फ डिफेंस फिल करना है, OBC नहीं करना है। लेकिन अगर आप डिफेंस SC है, मतलब आप डिफेंस में भी बिलोंग करते हैं और आपके पास SC का भी सर्टिफिकेट है, आप दोनों तो फिल नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या फिल करें, यहां पे सिर्फ SC फिल करें, क्योंकि SC की जो मेरिट है वो डिफेंस से कम जाती है। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है, क्योंकि SC की जो सीटों में होता है उसमें थोड़ा मैट्रिक्स अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 270 नंबर ला रहा है, तो वो अगर SC कैटेगरी से भी है तो उसको जनरल की कैटेगरी में इंक्लूड करा जाता है, उसको माना जाता है कि वो जनरल कैटेगरी का है। तो यहां पे SC की सीटें बच जाती हैं। SC का एक फिक्स पोर्शन होता है जो फुलफिल करना होता है स्कूल वालों ने, वो बात आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी। अब यहां पे एक है कैटेगरी, फिर ये सब कैटेगरी क्या है। सब कैटेगरी सिर्फ SC और ST के जो बच्चे हैं उनके लिए ही है, जो बच्चे जिनके पास SC और ST का सर्टिफिकेट्स है उनके लिए। जैसे इसमें आएगा कुर्मी, अलग अलग जो शेड्यूल कास्ट में अलग अलग कैटेगरीज होती है उसमें यहां पे आपका आएगा, जाटव है, कुर्मीज है या फिर क्या है, वो सारे के सारे इसमें फिल करने के लिए आएगा। फिर अगला, क्या आपके पेरेंट्स जो है वो कोस्ट गार्ड या असम राइफल में जॉब कर रहे हैं, तो ये तो आपको अच्छे से पता है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे तो नो। क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, यस और नो में इसको आपने जवाब देना है। ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि कहां से आपको AISC के बारे में पता चल गया, तो न्यूज़पेपर वगैरह। यहां पे आपको पता है एनुअल फैमिली इनकम, इसका आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि एनुअल फैमिली इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फादर एंड गार्जियन ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ रहा है, कहां तक माता पिता पढ़े हुए हैं, मदर जो है वो क्या करती है और वो कहां तक पढ़े हुए हैं, ये आपको ने बहुत अच्छे से फिल करना है। क्या वो ग्रेजुएट हैं, क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कि कौन सी उनकी मतलब क्वालिफिकेशन है, ये आपने अच्छे से फिल करना है। इसका कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड फिल करते ही आपने इसको आई एग्री करके सबमिट कर देना है और सेव फॉर द
लेटर करना है, सेव एंड द नेक्स्ट जो है वो आपने इसको करना है, और ऐसे ही आपका डाटा क्या हो जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या आपने कभी AISC के एग्जाम में पहले भी बैठे हो? अगर आप बैठे हैं तो यस, नहीं बैठे हैं तो नो। आर यू द सन और द डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ एनी सैनिक स्कूल? क्या आप सैनिक स्कूल में आप आपके मम्मी पापा किसी सैनिक स्कूल में पढ़ाते हैं? तो अगर यस है तो यस, नो है तो नो। यहां पे आपने कैप्चा भरना है, आई एग्री, और मैं घोषणा करता हूं कि मतलब ये जो सब कुछ है वो ध्यानपूर्वक भरा गया है, इसका आपने ध्यान से इसको टिक कर देना है, और यहां पे आपका डाटा जो है वो सेफ हो जाएगा। अभी यहां पे फोटो के बारे में बोल रहा है, तो फोटो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो यहाँ पे चूज फोटो करना है। अच्छा, फोटो फिल करते हुए आपने यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, नीचे जो फोटोग्राफ है उसके नीचे DOP जरूर होना चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ, कब आपने वो फॉर्म को फिल करा था और वो फोटो कब की है। ऐसा नहीं होगा आपने बचपन की फोटो वहां पे चिपका दी अपने बच्चे की और वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे डेट ऑफ फोटो का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डेट ऑफ फोटो जो है वो कब का है। फिर आगे है सिग्नेचर। सिग्नेचर के बारे में बता दिया, थंब इंप्रेशन। डोमिसाइल, डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। डोमिसाइल जो है वो होना बहुत जरूरी है, डोमिसाइल भरा हुआ होना चाहिए, और डोमिसाइल आपका यहां पे होना चाहिए। डोमिसाइल पेरेंट्स का भी लग सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, पेरेंट्स का भी यहां पे डोमिसाइल लग सकता है। बच्चे का है तो विच इज वेल एंड गुड, बच्चे का लगा दीजिए, अगर बाय द वे नहीं है तो आप पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ जो है वो बच्चे का ही लगाना है, अपना नहीं लगाना। डेट ऑफ बर्थ में आपने ये चीज ध्यान रखना है, वो बच्चे का ही लगेगा और पेरेंट्स का नहीं लगेगा। और डोमिसाइल जो है वो पेरेंट्स का भी जो है वो लग सकता है, ठीक है। माय नेम, मदर नेम, ये सारा आपने टिक करना है, आई एग्री करके फाइनल सबमिशन जैसी करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया, इसमें आप जनरल कैटेगरी से है तो तब तो कुछ नहीं चाहिए, ओबीसी से है तो ओबीसी कैटेगरी का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिफेंस से है तो डिफेंस कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट लगेगा। यहां पे आपका डिफेंस के अलावा जो है आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी SC से बिलोंग करते हैं या ST से बिलोंग करते हैं, तो वो आपने यहां पे फिल करने हैं। डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर उसके बाद आपने फोन नंबर डालना है, यहां पे कैप्चा डालना है और फिर ओके करके सेव कर देना है। अब ओके, जैसे आपने ओके कर दिया है तो आपका ये जो फोन है, आपका जो फोन है वो ओके हो चुका है, और यहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ढंग से जो है वो आपका जो है वो सेव हो चुका है। ये बात आपने याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, अभी यहां पे देखिए, यहां पे उम्मीदवार का नेम, कैंडिडेट नेम यहां पे आपने चेक करना है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ चेक करनी, मदर का नेम चेक करना है और राष्ट्रीयता यहां पे चेक करनी है। और यहां पे अब जैसे ही आपने ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल कर दी, इसके बाद फाइनल सबमिट के लिए आएगा और ये फाइनल सबमिट हो जाएगा फोन, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड आ गया। अभी एग्जाम फीस में जानिए, 800 रुपए एग्जाम फीस है। यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे आपका जो बार कोड है, आप बार कोड से कर सकते हो, अलग अलग गेटवे से आप जो है इसमें पेमेंट कर सकते हो। ये 800 रुपए सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहां पे आपका जो फॉर्म है वो आपका पूरा सक्सेसफुल हो गया है। ओके यहां पे आ चुका है, ये ओके जो है आपको याद रखना है, पेमेंट सक्सेसफुल होगी। आई होप ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आई होप आप लोगों को कुछ चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जो नीचे आपको नंबर्स दिख रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसके अलावा जो है आप हमारी जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप लिख सकते हैं, और ये चीजें आपने ध्यान में देना है। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।